कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी जियोग्राफी, जिसमें चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं एंड आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस पृथ्वी और उत्पत्ति की विकास में हम कुछ चीज़ों को दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल कैसे बना, कौन कौन से ग्रह होते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। आप सभी जानते हैं ये जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, इसमें हम क्लास 11 जियोग्राफी की एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके पास सारे अपडेट आते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। और स्टार्ट करते हैं क्लास चैप्टर सेकंड पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में सौर मंडल के बारे में। कुछ टॉपिक्स यानी जैसे चंद्र में जैसे तारों का तारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आगे के चैप्टर में है सौर मंडल। सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। निहिरिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वह हमारा सौर मंडल है, जो आपको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं, वह ग्रह हैं। उन ग्रहों की संख्या 8 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सूर्य है उसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर जो ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है, इन सभी को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। सौर मंडल को जो निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। तो निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। हमारे सौर मंडल में सूर्य तारा, यानी सूर्य को हम एक तारा बोलते हैं। क्यों? ठीक है, समझ, क्योंकि सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए उसे तारा कहते हैं। तो सूर्य, कभी भी पूछे आपसे कि सूर्य एक ग्रह है, तारा है, पिंड है या क्षुद्र ग्रह है, तो आप कहेंगे सूर्य एक तारा है। और 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु तथा वृहद मात्रा में धूल कणिका व गैस हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कौन से ग्रह कहलाते हैं? भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो 8 ग्रहों में से 4 ग्रह जो हैं, कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो भीतरी ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं। अन्य जो 4 ग्रह बचे हुए हैं बाहरी ग्रह कहलाएंगे। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। तो पहले जो 4 ग्रह हैं उनके दो नाम है। कौन कौन से? एक तो भीतरी ग्रह कहलाते हैं, दूसरा पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैल व धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य जो 4 हैं ग्रह, वो गैस के बने विशाल ग्रह हैं। जीवोनियम ग्रह कहलाते हैं। जोवियन ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाएंगे। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों का विशाल और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल होता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले ही समय हुआ है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कब हुई आपकी?
ये वाली जो हुई अगस्त 2006 में, यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, और हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य जो किस सारणी में दिए हुए हैं, 2.1 सारणी में दिए हुए हैं। आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए तो साथ में आप सारणी भी देखते चलिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, शुरू के स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, वह क्या कहलाएंगे? वह भीतरी ग्रह कहलाएंगे या पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। और जो 4 के लास्ट के ग्रह हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति, जुपिटर की तरह, क्योंकि इसमें अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, सभी ग्रहों का निर्माण लगभग कब हुआ है? 4.6 अरब वर्ष पहले हो चुका है। अब प्लूटो के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि प्लूटो को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने ग्रहों बौना ग्रह कब घोषित किया? तो कब किया? अगस्त 2006 में प्लूटो को और बौने ग्रह के श्रेणी में ला दिया गया है। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े। अब बात करते हैं भीतरी ग्रह पार्थिव, जबकि दूसरे ज्यादातर ग्रह जो हैं वो गैसीय हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो भीतरी के 4 ग्रह हैं वह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, जबकि दूसरे ज्यादातर जो गैस हैं वह गैसीय हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के गैसीय उनमें वायुमंडल पाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। अब इसका रीजन समझते हैं। क्या था रीजन? कि पार्थिव ग्रह जो जनक तारे हैं उनके बहुत समीप बने, अत्यधिक तापमान होने के कारण जो गैसें हैं वहां पे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, वो वहां पे संघनित यानी इकट्ठा नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी, यानी अपना वातावरण भी नहीं बना सकी। जोवियन ग्रहों की संरचना अपेक्षाकृत अधिक दूर हुई। अब जो जोवियन ग्रह हैं वह सूर्य से काफी दूरी होने के कारण वहां का जो वायुमंडल है वह हाइड्रोजन और हीलियम से बन गया है, लेकिन जो सूर्य के पास के ग्रह हैं वहां पर अत्यधिक तापमान होने के कारण वहां पर जो गैसों का संघनित होना था वह नहीं हो पाया। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। अब जोवियन ग्रहों का कंडीशन क्या था कि जोवियन ग्रह जो थे वह सूर्य से काफी दूरी पर थे और वहां पे जो हवा की गति थी वह बहुत धीमी थी। जो सूर्य के पास के ग्रह थे वहां पर हवा की गति तेज थी, तो वहां पे जो गैसों का संघनन होना था उसे वह उड़ा ले गई। लेकिन जो दूर के जोवियन ग्रह थे उनमें हवा की गति धीमी थी और वहां पे वह गैसों को नहीं उड़ा सकी। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इससे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। समझ में आई इतनी बात आपको? पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूर थे। ठीक है, और जिनके परिणाम स्वरूप इस पे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। समझ में आया आपको बात कि जो पार्थिव ग्रह हैं वो भीतरी ग्रह, और जबकि जो दूसरे ग्रह हैं जोवियन ग्रह वह गैसीय हैं। ऐसा क्यों? आपको क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़े। बचपन में सभी चंदा मामा को देखे हैं, तो आज उस चंदा मामा के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो मामा के बारे में क्या डिटेल है। हम बचपन से उस चंदा मामा को आकाश में देखते आए हैं और सबने हमें यही बताया है कि चंदा मामा आकाश में रहते हैं। तो देखते हैं आखिर ये चंदा मामा कौन है। आज समझते हैं कि चंदा मामा के बारे में डिटेल निकालते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्रकृति उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। तो आपके चंदा मामा पृथ्वी के अकेले उपग्रह हैं।
पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए हैं। जिस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मत प्रस्तुत किए गए थे, जैसे बिग बैंग थ्योरी थी, उसी प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारे मत दिए गए हैं। उनमें से जो मत है 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल, बीच से पतला व किनारों से मोटा था, डंबल की तरह था। ठीक है, डंबल देखा ना सभी ने, आपने जिम में देखा होगा डंबल किस प्रकार का होता है कि बीच से पतला और किनारों से मोटा, डंबल की तरह था की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंतर्गोत्वा टूट गया। उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है, आज प्रशांत महासागर के गर्त के रूप में मौजूद है। तो प्रशांत महासागर गर्त कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको चंद्रमा पर। आगे बढ़े। यद्यपि प्रशांत महासागर आपको पृथ्वी पर मिलेगा उस गर्त के रूप में जो उस समय डंबल के रूप में टूटा हुआ था। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज चंद्रमा बन गया। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। तो जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत आए थे हमारे सामने, उसी प्रकार से जो चंद्रमा के बारे में मत था वह था कि क्या हुआ था कि काफी लंबे समय पहले पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही ये घटना हुई थी कि पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। तो समझ में आपको इतनी सी बात। आगे बढ़ें क्या? किसको किसको क्लियर हो रहा है कमेंट सेक्शन में यस करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी उद्भव किस प्रकार से हुआ? क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीराना ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आज आपकी पृथ्वी है वह पहले ऐसी नहीं थी। उसका वायुमंडल बहुत ही विरल था, यानी सघन नहीं था। उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना था। आज की पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत अलग था। कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य होने लगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो गया। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, हमें आगे जानने में मिलेगा कि आखिर इस पृथ्वी पर जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, समझेंगे। पृथ्वी की सतह के भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी के परतदार संरचना कैसे विकसित हुई, अब ये भी समझेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत परतों में मिलकर बनी है। जिस प्रकार से किसी बॉल के ऊपर आप उसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाओ, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारी परतें चढ़ गई हैं। उन परतों के बारे में, संरचना के बारे में कैसे विकसित हुई पढ़ेंगे हम आगे। अब पृथ्वी के उद्भव के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब समझते हैं पृथ्वी के परतदार के बारे में। अब स्थल मंडल के बारे में समझते हैं। स्थल मंडल
स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं स्थल कहलाता है, वह स्थल मंडल कहलाएगा। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे घने हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत सी ग्रहाणु के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सतह हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप के पदार्थ पिघलने लगे तथा ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की आंशिक रूप से द्रव अवस्था में ही रह गई। क्या रह गई? द्रव अवस्था में ही रह गई। तापमान की अधिकता के कारण हल्के व भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव के से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए, ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित हो गए और ठंडे हुए ठोस के रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंतोगोत्वा यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आपको मैं इतना पैराग्राफ समझाती हूँ कि क्या हुआ था, स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। कि मैंने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको बताया। अब आप में एक बार मैं शॉर्ट में समझाती हूँ कि क्या हुआ था। उल्काओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की रचना के अनुरूप भी इसी रूप में हुए। पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संघनित हो रहे थे। इनका इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने लगी। ठीक है, अब जब ऊष्मा उत्पन्न होने लगी तो इसी क्रिया को, यह क्रिया चलती रही, उत्पन्न होती रही और उच्च उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान पृथ्वी के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की जो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, पृथ्वी की आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह जाने के कारण तापमान की अधिकता के कारण जो हल्के व भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ थे वो घनत्व के कारण अंतर होना उनमें शुरू हो गया। अब इसी अंतर के कारण अलगाव होने लगा। जो भारी पदार्थ थे जैसे लोहा, वो पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र में चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वह पृथ्वी के ऊपर यानी भूपर्पटी पर आ गए और समय के साथ ये ठोस होते गए और इन्हीं को हम आज कहते हैं भूपर्पटी। तो समझ में आया हमारे स्थल जहाँ पर आज हमारा घर बना है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। समझ में आया आपको? आगे बढ़े। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने बोला कि हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्रकार के परतों से मिलकर बनी है। स्क्रीन पर आपको जो पृथ्वी की परतें हैं वो आपको साफ साफ दिखाई जा रही हैं। वीडियो जो चल रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो किस प्रकार से कितने लेयर्स में हैं। ठीक है, पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। अब जब सेकेंड टाइम टेम्परेचर बढ़ा, पहले टाइम टेम्परेचर बढ़ा तो सेंटर पे जो भारी चीजें थी वो आ गई। अब जब सेकेंड टाइम टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, पृथ्वी पर परतों का विकास हो गया। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें बन गई। देख रहे होंगे क्रोड भूपर्पटी से लेकर चौथे लेयर तक यानी क्रोड तक कितनी परतें आपको दिख रही हैं? 4 परतें आपको दिख रही होंगी। जैसे भूपर्पटी यानी परपटी जिसको पहला क्रस्ट बोलते हैं वो आपका सबसे ऊपरी परत होता है। उसके बाद आता है मेंटल यानी प्रवार कहते हैं जिसे। उसके बाद आता है आउटर कोर। आउटर कोर यानी उसका तीसरा परत कहलाएगा आउटर कोर। उसके बाद सबसे लास्ट का और सबसे सेंटर का सबसे अंदर का कहलाएगा इनर कोर। इनर कोर कहते हैं जो सबसे अंदर है। आप देख रहे हो इमेज में, अगर आपको आपके फोन पर देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा कि चारों लेयर किस प्रकार से संगठित रहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग का आंतरिक भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। हर परत की विशेषता का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में
हमने जो 4 लेयर पढ़ी पृथ्वी की, उस चारों लेयर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी हम इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे वायुमंडल के बारे में। अगर वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो थोड़ा सा आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका फर्ज बनता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल कहाँ, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसों का संगठन होता है, यानी जहाँ पर बहुत सारी जो गैसें होती हैं, जहाँ पर हम खुल के सांस ले सकते हैं, हमारा वायुमंडल कहलाता है। जलमंडल यानी जैसे हमारा जो तालाब होता है, समुद्र, ये हमारे जलमंडल के अंतर्गत आएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी पृथ्वी की वायुमंडल संरचना है, देखिए आपको सेंटर पे पृथ्वी दिख रही होगी, जो आपके स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, आपको उसको ध्यान से देखिए। आपको पृथ्वी दिख रही होगी, उसके ऊपर क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं बाह्यमंडल। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में विस्तृत चर्चा करिए, विस्तृत लिखिए या समझाइए, या फिर आप पृथ्वी के जो 5 लेयर हैं, पृथ्वी के जो 5 मंडल हैं, आप उनके नाम लिखकर बताइए। तो आपको बताना होगा कि सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे पास होती है। देन उसके बाद आता है समताप, फिर मध्य, फिर आयन मंडल और फिर बाह्यमंडल आता है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। तो 8 चैप्टर के बाद जो 8वां चैप्टर है, हम उसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ऊपर की जानकारी दी जा रही है कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, सबसे पहली परत कौन सी होती है, सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, सबसे बीच की परत कौन सी होती है। ठीक है, वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। दूसरी अवस्था पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प में वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव को मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, ये वाले ग्रह, ठीक है, ये जो ग्रह होते हैं शुरू के 4 ग्रह पृथ्वी तक, यह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो पार्थिव ग्रह पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकाल वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। तो यह वायुमंडल के विकास की कौन सी थी? पहली अवस्था थी। ठीक है, अब पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ता था और उसके बाद ठंडा हुआ, फिर से सेकेंड टाइम बढ़ा और उसमें विभेदन हुआ। पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकली। ठीक है, इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आज का जो वायुमंडल है वो इसी का जो रिजल्ट है, जो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा था, कम हो रहा था, उसी का रिजल्ट जो आज हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का है वह उसी का रिजल्ट है। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रतिक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आ गईं, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डायरेक्टली, गैस उत्सर्जन क्या है, आप मुझे समझाइए। तो आप कहेंगे कि गैस उत्सर्जन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। ठीक है, अब जब ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे तो ज्वालामुखी विस्फोट में जो सबसे मेन चीज होती है वह जलवाष्प होती है। तो जलवाष्प व गैस की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का सघन होना शुरू हो गया। जब जलवाष्प सघन होता गया तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक सघन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों से इकट्ठा होने लगा,
जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उत्पत्ति महासागर, उपस्थित महासागर पृथ्वी की, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपके सामने जो पैराग्राफ आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो आपको समझ कि नहीं आया कि पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास आखिर कैसे हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। आरंभ में जो वायुमंडल में जल, वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया की अधिक मात्रा थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। फिर वह प्रक्रिया जिसमें भीतर गैस, जो भीतरी भाग की जो गैस की धरती की गैसें होती हैं वो बाहर आई, उसे गैस उत्सर्जन कहा। लगातार पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का जो सघन होना था, जो निकली थी ज्वालामुखी से, वह सघन होने लगी। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण के वर्षा के पानी से घुलने से तापमान अधिक गिरावट आई, फलस्वरूप अधिक सघन और अधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों से इकट्ठा होने लगा और इसी प्रकार हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण होने लगा। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन के केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व के पूर्ण रूप से भर गई। तो समझ में आया आपको कि पृथ्वी पर वायुमंडल का किस प्रकार से विकास हुआ, जिसमें वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, और जिस ताप मंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं, और बाह्यमंडल। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। कैसे हुई जीवन की उत्पत्ति? पहले आप बंदर थे। ठीक है, पहले आप बंदर थे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देन उसके बाद थोड़ा सा आप में प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद आप जंगलों में खाना बनाना सीख गए, शिकार करना सीख गए। उसके बाद क्या हुआ, मशीन बनाना सीख गए। और फिर उसके बाद आज देखिए आप कंप्यूटर भी बैठ के चला रहे हैं। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी पर की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। जो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है वह जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि पृथ्वी का जो आरंभिक जो वायुमंडल था वह वहाँ पे अमोनिया गैस, ये बहुत सारी गैसें थी जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी। ठीक है ना, अभी आपने देखा वायुमंडलीय जो विकास था उसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जिसमें सबसे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने, उनका समूह हुआ। यह समूहन ऐसा था जो आपने आपको दोहराता था पुनः और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों पर पाए गए हैं। ठीक है, जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल यानी एल्गी जो होती है की संरचना से मिलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले जो समय असाधारण संरचना वाली शैवाल ही रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। एक कोष की जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम आपको पेज नंबर 18 में दर्शाया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे जीवन की उत्पत्ति की कहानी। जीवन की उत्पत्ति की कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो को रिवाइज करिए। आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार फिर से क्विक रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर से पूरी चीज़ें याद हो जाए और माइंड में सेट हो जाएं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। ये घबराइएगा नहीं, मैं यहीं पर एंड नहीं कर रही हूँ। जीवन की उत्पत्ति का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कवर करने वाले हैं।
उसको देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।